नमस्ते। षड्यंत्र के इस भाग में हम अश्वरथी या शूरवीर, जिसको हम आधुनिक चेस में नाइट भी कहते हैं, इसके बारे में संपूर्ण विवरण देंगे। शूरवीर किसी भी सेना में दो से अधिक नहीं हो सकते। शूरवीर गजारोही से एक पद ऊपर होते हैं और सामान्य स्थिति में केवल एक कदम ही चल सकते हैं। आइए शूरवीर के चल पाने की स्थिति को समझते हैं कुछ उदाहरणों के साथ। कोई भी अधिकारी न्यूनतम एक कदम ही हमेशा चल सकता है। कोई भी अधिकारी जैसे कि शूरवीर सहायता मिलने पर एक कदम एक्स्ट्रा चल सकता है, अलग से चल सकता है, जिससे दो कदम उसको मिल जाते हैं। गजारोही से आधी श्रेणी या पद अधिक होने के कारण शूरवीर अपनी सेना के ऊपर से भी जा सकते हैं, परंतु शत्रु सेना के ऊपर से नहीं जा सकते हैं। ये विशेष ध्यान देने वाली बात है कि जिसको भी आधी श्रेणी अधिक मिलती है तो वह शूरवीर के भांति अपनी सेना के ऊपर से जा सकते हैं, जैसे कि दो कदम सीधा सीधा, दो कदम तिरछा तिरछा, दो कदम सीधा तिरछा या दो कदम तिरछा सीधा। इसको हम आगे चल के उदाहरण से भी समझेंगे। इस पहले उदाहरण में आप देखेंगे कि शूरवीर केवल एक कदम चल पा रहा है क्योंकि उसको किसी प्रकार की शक्ति नहीं मिली हुई है, किसी भी दिशा में चल सकता है। दूसरे उदाहरण में आप देखेंगे कि शूरवीर शक्ति मिलने पर अधिकतम दो कदम चल सकता है, जैसे कि गजारोही चलता है वैसे ही चल सकता है, और साथ साथ में वह सीधा और टेढ़ा भी चल सकता है। उदाहरण तौर पे आप फोकस कीजिए शूरवीर को, जो कि हरे रंग के चिन्ह से नंबर 1 तक चला, पहले वाले घेरे में जो एक है उस वहाँ तक चला, और उसके बाद 11 पे चला तो ये टेढ़ा और सीधा चला, और ऐसे क्रिया में उसने युद्ध का जो दीवार थी, युद्ध की जो सीमा थी, उसको भी भंग किया। उसी प्रकार से शूरवीर यदि आप 2 अंक से देखेंगे तो 2 अंक पे चलने के बाद वह 11 पर भी जा सकता है, और 2 अंक पे चलने के बाद वह 5 पर भी जा सकता है, और 2 अंक पे चलने के बाद वह 3 अंक पे भी जा सकता है। शूरवीर अपने ही पक्ष के सदस्यों पर कूद भी सकता है, जैसे कि आप देखेंगे कि शूरवीर अपने प्यादे के ऊपर जंप करते हुए 10 पे जा सकता है टेढ़े टेढ़े में, या अपने प्यादे पर जंप करके टेढ़े से सीधे भी जा सकता है, जिसको हम 9 अंक से देख रहे हैं। एक सामान्य उदाहरण हम देखेंगे जिसमें शूरवीर सीमा को तोड़ने का प्रयास कर रहा है, पर उस सीमा को तोड़ नहीं पा रहा है। शूरवीर 2 कदम चलकर सीमा को तोड़ने का प्रयास कर रहा है, परंतु दोनों ही स्थिति में वह सीमा को तोड़ नहीं पा रहा है, क्योंकि राजा और अर्थशास्त्री दोनों निष्क्रिय हैं। तीसरे उदाहरण को हम और आगे बढ़कर हम देखते हैं तो उसका एक और प्रकार बन जाता है 3.1 या 3.1 उदाहरण है। उस उदाहरण में आप देखेंगे कि राजा और अर्थशास्त्री दोनों सक्रिय हो गए हैं। ऐसी स्थिति में शूरवीर अपने 2 कदमों के चालों के द्वारा, उसके चालों के चलने के द्वारा वह सामान्य युद्ध सीमा को भी भंग कर सकता है। हम जानते हैं कि किसी भी बाधा को भंग करने के लिए राजा, अर्थशास्त्री और सेनापति तीनों का क्रियाशील होना आवश्यक है। शूरवीर के द्वारा शत्रु का दमन या घात करने को हम समझते हैं, और हम कुछ उदाहरण भी आपको दिखाएंगे और समझाएंगे। शूरवीर द्वारा शत्रु के किसी भी पात्र का दमन घात करने के लिए नीचे दी गई स्थिति का होना आवश्यक है। राजा, अर्थशास्त्री और सेनापति, इन तीनों का जीवित होना आवश्यक है, और उसी प्रकार से राजा, अर्थशास्त्री और सेनापति, इन तीनों को महल के बाहर ही होना चाहिए। इन तीनों में से किसी का भी महल के अंदर होने का अर्थ है कि सेना निष्क्रिय है और नशे में चूर है और धनीन है। पहला उदाहरण हम समझते हैं जिसमें वो शत्रु का दमन कर सकता है। आप देख रहे होंगे कि शूरवीर को किसी भी प्रकार से किसी शक्ति की सहायता नहीं मिली है, और शूरवीर बिना किसी सहायता से केवल अपने श्रेणी तक के पात्र का दमन कर सकता है, जिसमें पद्धति अथवा गुप्तचर अथवा गजारोही अथवा शूरवीर, ये सब आते हैं। तो आप उदाहरण में देख सकते हैं। दूसरे उदाहरण में आप देखेंगे कि शूरवीर शक्ति मिलने पर अपने से अधिक शक्तिशाली
शत्रु का भी दमन या घात कर सकता है। यहाँ पर शूरवीर को अर्थशास्त्री द्वारा शक्ति मिली तो वह शत्रु के राजा का भी दमन या घात कर सकता है। शूरवीर के द्वारा शत्रुओं को धकेला जाना, इसको हम समझते हैं और कुछ उदाहरण भी देखते हैं। शूरवीर के पास घात करने की शक्ति नहीं भी हो तो भी वो शत्रु के किसी भी अधिकारी को धकेल सकता है, यहां तक शत्रु के राजा को भी धकेल सकता है। राजा, अर्थशास्त्री और सेनापति, इन तीनों में से यदि कोई भी एक मृत हो तो वह शत्रु को केवल धकेल सकता है। राजा, अर्थशास्त्री और सेनापति, यदि इन तीनों में से कोई भी एक महल के अंदर निष्क्रिय हो तो भी वह केवल शत्रु को धकेल सकता है। पहला उदाहरण देखते हैं कि राजा और अर्थशास्त्री दोनों निष्क्रिय हैं, अपने महल में हैं, और शूरवीर अब जाके वह अपने से नीचे श्रेणी के पात्र को भी घात नहीं कर पा रहा, परंतु वह धकेल सकता है जिस दिशा में वह शत्रु है। दूसरे उदाहरण में आप देखेंगे शूरवीर बिना किसी सहायता के अपने से भी ऊंची श्रेणी के पात्र को धकेल सकता है। यहाँ पर वह शत्रु के राजा तक को धकेल पा रहा है, और शूरवीर के राजा और अर्थशास्त्री निष्क्रिय हैं, इसलिए केवल शूरवीर इस दूसरे उदाहरण में धकेल पा रहा है। तीसरे उदाहरण में देखेंगे कि शूरवीर को शक्ति मिली है और शूरवीर 2 कदम चलकर भी किसी भी श्रेणी के शत्रु को, चाहे वो राजा हो चाहे पद्धति हो, वो 2 कदम चलकर भी अपने शत्रु को उसी दिशा में, जिस दिशा में वो चल रहा है, धकेल पा रहा है। इस उदाहरण में भी शूरवीर के राजा और अर्थशास्त्री महल में निष्क्रिय हैं। शूरवीर के द्वारा शत्रु को नहीं धकेल पाना किसी रुकावट का कारण, इसको हम समझेंगे और कुछ उदाहरण भी देखेंगे। पहला उदाहरण देखते हैं हम कि शूरवीर काले रंग के प्यादे को धकेलने का प्रयास कर रहा है परंतु धकेल नहीं पा रहा है। शूरवीर किसी भी पद के शत्रु को शत्रु की दिशा में ही धकेल सकता है, परंतु इस उदाहरण में वो शत्रु को धकेल ही नहीं पा रहा है। यदि राजा अथवा अर्थशास्त्री अथवा सेनापति यदि महल में सो रहे हैं तो भी सेना या सेना का अधिकारी घात नहीं कर सकता, तो शूरवीर फंसे हुए प्यादे को भी घात नहीं कर सकता। दूसरे उदाहरण में आप देख रहे हैं कि शूरवीर सेनापति को धकेल नहीं पा रहा है, और अब ये देखेंगे कि शूरवीर के पक्ष का राजा और अर्थशास्त्री दोनों सक्रिय हैं और सेनापति भी सक्रिय है, तो शूरवीर विपक्षी सेनापति को धकेल नहीं पा रहा है, और ऐसी स्थिति में वह विपक्षी सेनापति को उसने फंसा लिया है, उसको घेर लिया है, और सेनापति के आगे कोई बाधा होने की वजह से विपक्षी सेनापति का वह शूरवीर घात कर सकता है। कुछ ऐसी परिस्थितियां भी आती हैं जब वो शूरवीर अपने शत्रु का दमन नहीं कर सकता, इसको भी हम समझेंगे। निष्क्रिय शक्ति प्रदाता भी महल में शस्त्रहीन और शक्तिहीन हो जाते हैं, और शूरवीर जैसे सेनाधिकारी भी महल में शस्त्रहीन और शक्तिहीन हो जाते हैं। सक्रिय सेनाधिकारी यदि महल में भी हैं तो केवल धकेल सकते हैं, क्योंकि वो शस्त्रहीन और शक्तिहीन हो गए। शूरवीर के पदोन्नत होने की स्थिति को हम समझते हैं कुछ उदाहरण के साथ। अब देख रहे होंगे कि राजा, अर्थशास्त्री, सेनापति या गुप्तचर, इन शक्ति संपन्न पात्रों की सहायता से शूरवीर पदोन्नत हो सकते हैं। इसका विशेष ध्यान देना है कि दोषी शूरवीर का पदोन्नति यानी डिमोशन होने पर वो सामान्य गजारोही बन जाता है, और दोषी शूरवीर का प्रमोशन या पदोन्नति नहीं हो सकता, उसका डिमोशन ही होगा पहले। और शूरवीर पदोन्नति होने पर केवल और केवल महारथी बन सकते हैं। पहला उदाहरण हम देखते हैं कि शूरवीर को सेनापति द्वारा शक्ति मिल रही है तो अपने स्थान पर भी महारथी बन सकता है, और साथ साथ वो अपने से 1 स्थान या 2 स्थान बढ़कर भी महारथी बन सकता है यदि गंतव्य स्थान पर शक्ति प्रदान करता है। तो आप देखेंगे कि शूरवीर 1 कदम आगे बढ़ता है तो उसके बगल में उसी का गुप्तचर उपस्थित है पहले से, तो वह उन्हें प्रमोट कर सकता है। परंतु बाधा पार करने पर शूरवीर का किसी भी स्थिति में प्रमोशन नहीं हो सकता। बाधा तोड़ने पर भी शूरवीर का किसी भी स्थिति में प्रमोशन नहीं हो सकता। किसी भी स्थिति में 2 से अधिक महारथी नहीं हो सकते, इसीलिए यदि शूरवीर प्रमोट होना चाहता है या पदोन्नति लेना चाहता है तो केवल 1 महारथी होना चाहिए। शूरवीर महल में निष्क्रिय हो जाते हैं,
निष्क्रिय शक्ति प्रदाता भी महल में शस्त्रहीन और शक्तिहीन हो जाते हैं। सैनिक अधिकारी भी महल में शस्त्रहीन और शक्तिहीन हो जाते हैं, जैसे कि शूरवीर। सक्रिय सेनाधिकारी यदि महल में हैं तो केवल धकेल सकते हैं, क्योंकि वो शस्त्रहीन और शक्तिहीन हो गए हैं। चलिए इसको उदाहरण के साथ देखते हैं। पहला उदाहरण में देख रहे हैं कि शूरवीर महल में है और निष्क्रिय है, और निष्क्रिय शूरवीर स्वयं की सहायता से महल से बाहर नहीं आ सकते। इस दूसरे उदाहरण में देख रहे हैं कि शूरवीर महल में है, परंतु उसको सेनापति द्वारा सक्रिय कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में शूरवीर महल से बाहर तो आ सकते हैं, परंतु शत्रु पर घात नहीं कर सकते हैं। हाँ, वो शत्रु को धकेल अवश्य सकते हैं, परंतु घात नहीं कर सकते। तीसरे उदाहरण में आप देखेंगे कि शूरवीर महल में है और निष्क्रिय है, परंतु पड़ोसी सेनापति के द्वारा उसको सक्रिय कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में भी शूरवीर सीमा भेदन या तोड़ नहीं सकते हैं। इसी के साथ में शूरवीर का विस्तार से हमने विवरण दिया। धन्यवाद।